हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के देशी शासकों के बारे में पढ़ा था, जो कि थे सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेती वंश। तो मैंने आपको बताया था कि जो अगली वीडियो आएगी वो मौर्योत्तर काल के विदेशी शासकों की होगी। तो विदेशी शासक जब मौर्य काल में ये होता है कि अशोक, चंद्रगुप्त जैसे राजा नहीं मिलते, तो विदेशी आक्रमण होते हैं भारत पे, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो उनको मौका मिलता है भारत पे आक्रमण करने का, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में उस समय अशोक के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो कि अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। तो उसी कारण मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण हुए। और विदेशी आक्रमण में जो आपको कर्म है इन वंशों का वो भी याद करना है अच्छे से, क्योंकि कभी कभी ये भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको कर्म से लगाएं कि कौन से विदेशी वंश भारत में किस तरह से आए। तो जो ज़्यादातर जो वंश थे वो मध्य एशिया के रास्ते भारत में आए। तो उनमें से सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, फिर उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव या पार्थियन आए, उसके बाद लास्ट में जो थे वो कुषाण आए। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो कुषाण से ही बनते हैं। इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मेंस में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो कुषाण है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो औरों के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, पर जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो कुषाण के बारे में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुषाण वंश से बनते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया अभी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कहीं छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसका लाभ उठाकर कहीं विदेशी वंश मध्य एशिया से भारत आए। अब चलिए हम वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो वंश कर्म से भारत आए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी, यानी कि ग्रीक और बैक्ट्रियाई। तो कोई भी नाम आए तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, ग्रीक, बैक्ट्रियाई कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम भी होते हैं, पर ये सारे के सारे नाम एक ही वंश के हैं। सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रियाई शासक डेमेस्ट्रियस ने किया। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला शासक कौन था जिसने भारत पे आक्रमण किया। हिंदू यूनानी शासक वो था डेमेस्ट्रियस। इसने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीता। अब देखिए, जो मौर्य काल में जो भारत का क्षेत्र था वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ था। तो जो मध्य एशिया से जो भी आक्रमण होते थे वो सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों को जीतते थे और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे। तो उसी हिसाब से इन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीता, और ये बात है 190 ईसा पूर्व की। अब इसके प्रमुख शासक की बात करें तो जो प्रमुख शासक थे वो मिनांडर थे, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इनका जो युद्ध होता है वो पुष्यमित्र सुंग से होता है, जो कि शुंग वंश के शासक थे। तो पुष्यमित्र सुंग जो थे इन्होंने मिनांडर को हरा दिया था। मिनांडर पराजित हुए थे। इनका जो बौद्ध साहित्य में नाम मिलता है वो मिलिंद मिलता है। अब देखिए, जब बात आई कि जब हिंद यूनानी ने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध क्षेत्र को जीत लिया, तो उसके बाद आती है साम्राज्य स्थापित करने की भारत की बारी, जो अंदर का अभी वर्तमान क्षेत्र है भारत का। तो जो मिनांडर हुए वो अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहते थे, तो वो फिर यात्रा करते हैं इस क्षेत्र की। तो जब यात्रा करते हैं तो उनको अपने यात्रा के दौरान एक बौद्ध भिक्षु मिलते हैं, नागसेन। तो वो नागसेन से बहुत से प्रश्न पूछते हैं, और जो प्रश्न होते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो वो बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत से प्रश्न पूछते हैं नागसेन से, और नागसेन हर प्रश्न का उत्तर उन्हें देते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, मिनांडर और मिलिंद, जो कि बौद्ध साहित्य में उनका नाम मिलता है। तो यही मैंने लिखा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो, जो कि मिलिंद के प्रश्न है और नागसेन के उत्तर हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। उसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि आक्रमण के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़े। अब कोई भी आक्रमण होता है तो उससे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो अब प्रभाव की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? क्वेश्चन नहीं भी तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वो किए इंडो ग्रीक ने, यानी कि हिंद यूनानी, बैक्ट्रियाई, ग्रीक
कोई भी नाम आ सकता है और वही आंसर होगा। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानी शासकों ने, और ये प्रथम शासक थे जिनके सिक्कों से काल एवं संख्या की निश्चित जानकारी मिलती है। तो इन्होंने सिक्कों में क्या किया कि इन्होंने सिक्कों में उस जिस समय सिक्का बना उस समय का सन उसमें लिखना शुरू कर दिया, और किस राजा का है तो वो भी उससे उन सिक्कों से पता चल जाता था। अब ये जो काल था, इसमें भारत में ज्योतिष कला का विकास होता है। इसमें इसी काल में जो है 12 राशियों का के बारे में जानकारी मिलती है कि जो अभी 12 राशियां सबको ही पता होंगी। तो वो जो काल है वो ज्योतिष काल का विकास भी इसी काल में हुआ। भारत में एक नई शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास, जो कि मैंने आपको बताया था जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, तो उसमें बताया कि मैंने आगे चलकर जो बौद्ध मूर्तियां बनी वो गंधार कला में बनी और जैन मूर्तियां जो है मथुरा कला में बनी। तो वो ही बस जो गंधार कला है वो हिंद यूनानी और भारत की एक मिश्रित शैली है कला की, तो उसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक कला। तो इन दोनों का ही जो मिश्रण है वही गंधार कला के रूप में आगे विकसित हुआ। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो गंधार कला है वो किस किस का एक मिश्रण है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रचलन जो नाट्य में पर्दा उठाना और जो पर्दा गिराना, जो आज भी मंचों में देखने को मिलता है जब नाटक होता है, तो जो ये प्रथा है पर्दा उठाना और पर्दा गिराने की, वो बस यहीं से हिंदू यूनानी शासकों की ही देन है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शक। अब जो शक है, शक जो थे वो यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया में भारत में चरागाह की खोज से आए थे। अब शकों की 5 शाखाएं थी: अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन। हुआ ये कि जब शक खोज में आए भारत में चरागाह की, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग कबीलों में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और जो पश्चिमी भारत जो कि गुजरात का क्षेत्र था वो सबसे प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ पर एक शासक थे सबसे प्रमुख, जो कि जिनका नाम है रुद्रदामन। इनका नाम मैंने पहले भी पढ़ाया था, जिनका जूनागढ़ अभिलेख है, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। तो इसका प्रथम शासक जो है वो आपको याद कर लेना है, मोगा या माउस। अब एक शासक होते हैं नैपान, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, जिसमें सातवाहन वंश के जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे उन्होंने नैपान को हराया था। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो वो जो नैपान थे वो शासक ही थे। अब इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे रुद्रदामन, जिनका शासनकाल है 180 से 150 AD, ये AD तक है, ठीक है। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। अब सुदर्शन झील किसने बनवाई? तो ये मौर्य काल में बनी थी चंद्रगुप्त द्वारा। तो उस समय जब ये बनी थी तो इनके टाइम तक आते आते ये जो झील थी वो अच्छी नहीं रह गई थी, तो इन्होंने इसको दोबारा से इसका सफाई करवाई, अच्छी सुख सुविधा करी ताकि सिंचाई जो है अच्छे से हो सके। तो जीर्णोद्धार का मतलब यही होता है कि उस चीज़ को दोबारा से अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देना। तो इन्होंने क्या किया कि उसी झील का, सुदर्शन झील का जो कि गुजरात क्षेत्र में है, उसका जीर्णोद्धार करवाया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और बहुत एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख जो कि जूनागढ़ अभिलेख है वो जारी किया। अब इससे पहले मैंने बताया था जो अभिलेख जो प्राप्त हुए अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए जो कि दूसरी लिपि में थे, जैसे खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक, तो इन लिपि में थे। तो जो संस्कृत का पहला अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है जो कि रुद्रदामन ने जारी किया था। इस वंश का अंतिम शासक जो था रुद्र सिंह तृतीय था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है ये हम गुप्त काल में पढ़ेंगे, जब इसके आगे अब गुप्त साम्राज्य की वीडियो आएगी मैं उसमें पढ़ाऊंगी। पर ये इनका जो अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसी को ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था और जो जीत की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। और इन्होंने
अपनी जीत की खुशी में एक कैलेंडर जारी किया जिसको विक्रम संवत कहते हैं। तो वो विक्रम संवत इन्हीं के द्वारा जो कैलेंडर है वो जारी किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट वंश में पहलव और पार्थियन वंश। इनकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, जो कि मौर्य काल से बहुत प्रचलित है ये जगह तक्षशिला। संस्थापक जो थे इसके मृडेट्स प्रथम थे, जिनका शासन था 171 से 130 ईसा पूर्व। इसके जो प्रमुख शासक और सबसे शक्तिशाली शासक थे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पार्थियन से एक ही क्वेश्चन आता है, वो यही आता है कि इसके प्रमुख और शासक कौन थे, तो वो गोर्डोफर्निस थे। इनके काल में ये हुआ था कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। बस यही इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना पार्थियन वंश से, बस यही है कि गोर्डोफर्निस इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे और इन्हीं के ही शासन में सेंट थॉमस जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए। अगर वंश की बात की जाए तो पार्थियन वंश के समय में आए, अगर शासक की बात की जाए तो गोर्डोफर्निस। अब चलिए लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के। तो ये चीन की यूची तोखरी जाति से संबंधित थे और मध्य एशिया के माध्यम से भारत आए थे। अब देखिए जो चीन है वो यहाँ है और जो मध्य एशिया है वो यहाँ है, तो ये यहाँ पर जो है वो हिमालयन रेंज है, तो यहाँ से आना जो था संभव नहीं था, इसलिए ये यहाँ पहले मध्य एशिया पहुँचते हैं और मध्य एशिया के रास्ते ये भारत पहुँचते हैं। तो इसलिए ऐसा लिखा है कि जो है ये कुषाण जो है वो भी मध्य एशिया के माध्यम से ही भारत आए। अब इसके संस्थापक की बात करते हैं तो कुजुक कन्फ्यूशियस, उसके बाद जो शासक हुए विम कन्फ्यूशियस जो कि शैव उपासक थे और इन्होंने कुषाण वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे प्रमुख शासक की। तो इसमें जो सबसे प्रमुख शासक हैं वो कनिष्क है। कनिष्क एक तो इसलिए भी प्रमुख शासक, इनके बारे में इसलिए भी पढ़ा जाता है क्योंकि इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ये भी बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इन्होंने अब शकों को हराया, तो इन्होंने इसलिए शक संवत जारी किया कनिष्क ने। विक्रम संवत विक्रमादित्य जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जो कि गुप्त काल में पढ़ेंगे, उन्होंने विक्रम संवत चलाया और इन्होंने 78 एडी में जो है शक संवत चलाया, जिसको कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया है, जो कि चैत माह से शुरू होता है 21-22 मार्च से, और इसका जो लास्ट मंथ है वो फागुन होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगर पीसीएस की बात की जाए और अनेक पीएससी की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये भी ध्यान में रखना। कनिष्क के समय भारत का अधिकार रेशम मार्ग सिल्क रूट पर था, चीन से मध्य एशिया। अब देखिए ये मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हुए। जो चीन है वो इधर है, तो जो सिल्क रूट है यानी कि रेशम मार्ग, तो यहाँ से चीन से जो है रेशम का व्यापार किया जाता था, तो इसमें ही इनका जो था अधिकार था। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका अधिकार था किसके समय, तो ये कनिष्क के समय था। गांधार चतुर्थ बौद्ध संगीता का आयोजन करवाया था इन्होंने। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीता का आयोजन किया गया। और बौद्ध संगीता के बारे में अगर आपको अच्छे से याद करना है, डिटेल में पढ़ना है, तो वो आपको बौद्ध धर्म की वीडियो में आपको मिल जाएगा। गांधार एवं मथुरा कला का विकास होता है। अब इनके समय की कुछ रचनाएं हैं। अश्वघोष ने जो लिखी वो बुद्ध चरित्र लिखी, चरक ने चरक संहिता, इनको भी अच्छे से ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनसे बहुत बार। नागार्जुन शून्यवाद की खोज, भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है इन्हें, और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का जनक इन्हें कहा जाता है। तो बस कुषाण वंश से इतने ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन बने जाते हैं। आपको इस वीडियो को अच्छे से एक बार दोबारा देखना है, अच्छे से समझना है, अपने एमसीक्यूज बनाने हैं, अच्छे से रिवीजन करना है। और मौर्योत्तर काल की जो दोनों वीडियोस है, अगर आप उनको एक साथ देखते हैं तो आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक अब जो होगा वो गुप्त साम्राज्य को होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गुप्त साम्राज्य की। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।